Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, welcome to chapter number 6 and part number 3rd. So I hope you all are safe, you all are healthy, doing well. आपकी बोर्ड्स एग्जाम काफ़ी करीब हैं. So ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर पार्ट 3rd जहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेजर पावर्स. इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में. हमने पढ़ा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे 6 फैक्टर्स हमने पढ़े जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, उसमें था जोग्राफिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर, इंटरनेशनल सिस्टम, इकोनॉमिकल फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. अब हम पढ़ते हैं मेजर पावर्स. मेजर पावर्स में आता है यूनाइटेड नेशन, यूएसएसआर एंड चाइना. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या रिलेशन रहा है फ्रॉम द पास्ट अब तक के इन कंट्रीज़ के साथ, इन 3 मेजर पावर्स के साथ. सो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे. यूनाइटेड स्टेट्स वाज वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इज आर्ग्यूबली ओनली द सुपर पावर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. ठीक है, यूनिपोलर का भी ज़माना आया था जब सिर्फ और सिर्फ यूएसए का बोलबाला था. तो एक ही सुपर पावर कभी कभी तो इसे कंसिडर किया जाता है. तो सोवियत यूनियन जो थी वो दूसरी सुपर पावर थी कोल्ड वॉर के टाइम पे. सोवियत यूनियन जो सक्सेसर स्टेट है रशिया, उसे पहले कहते थे, हैज इमर्ज एज अ मेजर इन्फ्लुएंशियल पावर इन वर्ल्ड अफेयर इन 21st सेंचुरी. इन सेम पीरियड चाइना टू इमर्ज एज अ मेजर पावर. इट इज सेड दैट इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग पावर. इंडिया को कंसिडर करा जाता है कि इंडिया एक सुपर पावर बन रही है, इमर्जिंग पावर इन 21st सेंचुरी. फर्स्ट हम पढ़ने वाले यूनाइटेड स्टेट्स कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा क्या रिलेशन रहा है, फॉरेन रिलेशन. Relation between India and United States were cordial when India became independent. US President F.D. Roosevelt has supported the case of India's independence during the negotiation for Atlantic Charter with the British Prime Minister Winston Churchill. However, India and the United States had quite different views on events during the Cold War. As a result, relation between the two remained estranged for the most of Cold War period. इंडिया का जो रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट के साथ वो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद बना, क्योंकि उससे पहले इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और जो यूनाइटेड स्टेट था वो एक मेजर सुपर पावर था. एस्ट्रेंज थे वो लोग, ठीक है, कोल्ड वॉर से पहले. एस्ट्रेंज यानी वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दोनों एक डेमोक्रेसी है और दोनों एक बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन उन लोग एक दूसरे से नावाकिफ थे, दूर थे, उनके साथ कोई खास रिलेशन नहीं था, यानी वो एस्ट्रेंज थे. तो ये वर्ड इसके लिए स्टैंड किया गया है. कॉर्डियल रिलेशन यानी प्लीजेंट और फ्रेंडली रिलेशन बना जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. एफ.डी. रोजवेल्ट का यहाँ नाम दिया गया है. एफ.डी. रोजवेल्ट जो थे वो यूनाइटेड स्टेट के 32nd प्रेसिडेंट थे. ओके स्टूडेंट्स, तो जो एफ.डी. रोजवेल्ट थे, अटलांटिक चार्टर एक स्टेटमेंट था जो 14th August 1941, एक चार्टर था, एक स्टेटमेंट था जो 1941 को इशू हुआ, जहां पे अमेरिका और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों गोल्स सेट कर रहे थे फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो वहां पे एफ.डी. रोजवेल्ट ने इंडिया का जो केस था उसको सपोर्ट किया, उस टाइम पे नेगोशिएट किया इस चार्टर को. तो उससे तो हम एक वो कह सकते हैं, एक इंसिडेंट है वो कि जहाँ पे इंडिया और यूएस का आपको रिलेशन दिखाई देगा. India's independent position on the crisis in Hungary and Czechoslovakia and its criticism on American intervention in Vietnam were some reasons to America displeasure on the. तो इंडिया ने, देखो इंडिया तो नॉन अलाइनमेंट है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए उसको सपोर्ट करे या फंड करे या यूएसएसआर करे. तो इंडिया को बिल्कुल भी खौफ नहीं था ये सारी चीज़ों का. इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसको जो सही लगता था उसको सपोर्ट करता था. तो जब यूएसए ने यूएसएसआर से जो कंट्रीज थी उनको इंडिपेंडेंट के लिए जो है उकसाया, जो है प्रोवोक किया उन्हें, तो उस टाइम पे इंडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज किया. इंडिया ने वाइटनाम इंटरवेंशन जब अमेरिका कर रहा था वाइटनाम में, तभी अमेरिकन को क्रिटिसिज्म दिया. तो ये सारा कुछ रीजन था जिससे अमेरिका थोड़ा डिसप्लेजरेबल था व्हेन इट कम्स टू इंडिया. तो इसलिए कुछ खास रिलेशन नहीं था. ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन पोजिशन ऑन कश्मीर डिस्प्यूट वॉज द कॉन्स्टेंट इरिटेशन फॉर इंडिया. कश्मीर डिस्प्यूट किसके बीच में है, हम सबको पता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. पाकिस्तान और यूएसए का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है. पाकिस्तान और इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का दोस्त है यूएसए का दोस्त है पाकिस्तान, पाकिस्तान का दुश्मन है इंडिया. तो इंडिया की भी खटक पटक है यूएसए से और यूएसए की इंडिया से. तो उस पोजीशन कश्मीर वाले डिस्प्यूट में यूएसए किसका सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा. तो वो एक कांस्टेंट इरिटेशन थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए उस टाइम पे. सिंस 1970s इंडिया अमेरिका's क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया. When the Cold War ended, Soviet Union disintegrated. The relation between India and United States did not improve immediately. The United States brought pressure on the new state of Russia to stop the supply of space technology to rest India. Following India's second nuclear test in 1998, the United States imposed sanction on India. तो इंडिया जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उस टाइम की वो यूएसए के इन्फ्लुएंस से डिसइंटीग्रेट हुई थी. तो उनकी टेक्नोलॉजीज आगे थी, हम सब जानते हैं, वो सुपर पावर था टेक्नोलॉजी के मामले में. इंडिया को जो सप्लाईज थे वो यूएसए ने बंद करा दी.
ये सारे कुछ इंसिडेंट्स थे कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे। नेचर ऑफ इंडो अमेरिकन रिलेशन बिगिन टू चेंज टुवर्ड्स द 20th सेंचुरी। जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब 20th सेंचुरी आई, तब हमने देखा कि कुछ चेंज हो रहा है हम दोनों के रिलेशन में, क्योंकि यूएस के पास सॉफ्ट पावर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हर कंट्री यूएसए से कनेक्टेड है, अच्छे रिलेशन मेंटेन करती है। इंडिया सपोर्टेड प्रेसिडेंट बुश वॉर ऑन टेररिज्म। प्रेसिडेंट बुश वॉर का जो पर्सपेक्टिव था टेररिज्म के लेके, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। जब इंडिया में 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट बुश वॉर का जो टेररिज्म पे कहते हैं ना, वो था ओपिनियन था, पर्सपेक्टिव था, उनकी जो थ्योरी थी, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया। और तब से थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं रिलेशनशिप। अमेरिकन पोजीशन ऑफ कश्मीर ग्रेजुअली बिकेम मोर फेवरेबल टू इंडिया। अब अमेरिकन पोजीशन जो है कश्मीर में, वो इंडिया को फेवरेबल हो रही है। टेररिस्ट अटैक जब से हुआ 2001 में, टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड था पाकिस्तान में, तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट की डिमांड थी पाकिस्तान को भी कि वो अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करें। तो इससे यूएसए ने अपने ही दोस्त पे प्रेशर बनाया कि वो ये काम करना बंद करें। इंडिया को कहीं ना कहीं से यूएसए का सपोर्ट मिला और ये दोनों की थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। The real turning point was in bilateral relations signing the Indo-US Civilian Nuclear Cooperation Agreement in the year 2008. Nuclear Operation Agreement साइन किया इन द ईयर ऑफ 2008 में, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट हो, कॉर्पोरेशन हो, तो ये इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट था। तो इससे रिलेशन और इम्प्रूव हो। Also, partners of multilateral fora like the India, US, Japan, India, US, Japan and Australia. Multilateral fora इसका मतलब क्या होता है? न्यू वर्ड लग रहा है आपको? इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग मोर देन 2 नेशन और पार्टीज, यानी काफ़ी स्लाइड्स होना। ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन होता है, काफ़ी स्लाइड्स होती हैं उसकी, कोई एग्रीमेंट होता है, काफ़ी स्लाइड्स होती हैं उसकी। वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें भी अगर काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी काफ़ी नेशन और काफ़ी पार्टीज, तो उसे कहते हैं मल्टीलेटरल। एंड फोरा का मतलब कुछ अलग है। फोरा एक रोम वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई प्लेस या कोई जहाँ बिजनेस करते हो, तो ये है मल्टीलेटरल फोरा। तो यानी ऐसे लोगों की पार्टी जहाँ पे हम बिजनेस और इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इंडिया, इस वजह से इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जब ये फोरा साइन हुआ, तो उस टाइम पे भी रिलेशन हमारे इंप्रूव हुए यूएस के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा मेजर पावर में यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, और यू कैन से रशिया। रिलेशनशिप विद सोवियत यूनियन, परहैप्स द मोस्ट enduring relationship of India during the Cold War period. Soviet Union provided aid from the technology and low interest debt of India's heavy industry project in the public sector. तो यूएसएसआर ने इंडिया की काफ़ी हेल्प की, वेदर इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, या जो लोन उन्होंने दिया तो उसमें काफ़ी कम इंटरेस्ट रखा। तो इस वजह से इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन काफ़ी एंड्योरिंग रहा है पिछले कुछ वर्षों से। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड मेजर वेपन्स टू इंडियन डिफेंस फोर्स। इंडियन डिफेंस को उन्होंने एम्पावर किया विद प्रोवाइडिंग देम मेजर डिफेंस वेपन्स। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया जहाँ पे लाइसेंस प्रोडक्शन हुए इंडिया के वेपन्स के, लाइसेंस प्रोडक्शन। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई 1971 में, इंडो रशियन ट्रीटी हुई, फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन लाया बायलैटरल रिलेशंस का। इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तब हमने देखा कि कैसे यूएसए को इंडिया ने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द न्यू स्टेट ऑफ रशिया वर नॉट गुड। जब न्यू स्टेट बना रशिया का, तो रिलेशन इतने खास नहीं थे, क्योंकि हमारा रिलेशन तो यूएसएसआर के साथ अच्छा था ना। लेकिन अब ये सिर्फ रशिया बचा, काफ़ी कंट्रीज तो अलग हो गई जिनके ऊपर यूएसए का इन्फ्लुएंस था। तो यूएसएसआर के साथ अच्छा रिलेशन था, लेकिन जब रशिया इंडिपेंडेंट स्टेट अलग हुआ वो, तो वो उनके साथ इतने खास नहीं थे। दे बिगिन टू इंप्रूव इन 1990। जब ग्लोबलाइजेशन आया, तब वो इंप्रूव होने लगे। रशिया मेड एग्रीमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर टू प्रोड्यूस सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट एंड ब्रह्मोस मिसाइल। इट ऑल्सो It also agreed to provide reactors of India Kundankulam nuclear power plant. Russia sold its aircraft carrier Admiral Gorsho to India, which is known as Indian Vikramaditya. अब यहाँ पे हमें काफ़ी रशियन जो है वेपन्स और मिलिट्री चीज़ों के नाम हमें दिखाई दिया। एडमिरल ग्रोशो पहले हम देखते हैं क्या है। 250 एडमिरल ग्रोशो $250 मिलियन का एक शिप है, जिसे हम बोलेंगे जहाज़। एक शिप है जो नेवी में काम आता है, जिसकी वर्थ है $250 मिलियन। रशिया ने इंडिया को दिया। इंडिया ने इसका नाम रखा विक्रम आदित्य। इंडिया ने इसे इन द वैल्यू ऑफ 2.3 बिलियन में खरीदा डॉलर। ठीक है, 2013 में इंडिया ने इसे अपने नेवी में इंट्रोड्यूस कराया। एक और चीज़ है यहाँ पे, हमने अभी पढ़ा कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रिलेशनशिप सोवियत यूनियन से हमारे अच्छे करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ ऐसी, जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप हुआ राधापुरम में। राधापुरम कहाँ आता है स्टूडेंट? ये आता है तमिलनाडु में। तो हमने ये पढ़ा था ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ में, आई गेस, जहाँ पे हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग इसको नहीं आगे बढ़ने दे रहे। ट्रांसफर ऑफ रशियन वेपन्स, ये रशियन वेपन्स थे, सिस्टम्स थे जो इंडिया में ट्रांसफर हुए, इंडिया ने खरीदा। System to Indian countries be main foundation of bilateral relation. Besides, both the countries have major stakes in Russian oil field. Russian oil field में दोनों कंट्री का majority of the stake है. Sakhalin 1 highlighting importance of energy security. Energy Sakhalin 1 ये क्या है स्टूडेंट? ये एक आइलैंड है साकलिन रशिया में, जहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है ऑयल और गैस का। तो साकलिन 1 एंड साकलिन 2 दो प्रोजेक्ट है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक इंडिया और रशिया के पास है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप विद यूएसएसआर एंड रशिया, यू कैन से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा चाइना। देखते हैं चाइना के साथ क्या रिलेशन है हमारा। The Chinese Communist Revolution took place in 1949. India was among the first few countries to recognize the People's Republic of China.
क्योंकि देखो जब कोई भी कंट्री में कोई चीज़ कोई गवर्नमेंट को गिरा दी जाती है तो पूरा वर्ल्ड उस पे अपने व्यूज़ देता है, रिकॉग्नाइज़ करता है कि नहीं करता है। तो ये मेजर चीज़ होती है। तो जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, जब वहाँ पे एक पार्टी को गिरा के दूसरी पार्टी आई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आई, तो इंडिया ने उसके प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये एक पार्टी है, इससे हमारा रिलेशन है वगैरह वगैरह करके इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइजेशन दिया। तो ये टू कंट्रीज वेंट अहेड टू इवॉल्व फ्रेंडली रिलेशन। दे साइंड अ ट्रीटी इन 1954 फॉर ट्रेड एंड कोऑपरेशन दैट आल्सो रिकॉग्नाइज्ड चाइनीज सॉवरेनिटी ऑन तिब्बत। तो 1944 में एक ट्रीटी साइन हुई ट्रेड को और कोऑपरेशन को लेकर, जिसने तिब्बत की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। चाइनीज सॉवरेनिटी तिब्बत में रहनी चाहिए। तिब्बत एक कंप्लीटली अलग जगह है चाइना से, लेकिन चाइना वहाँ पे अपना रूल चाहती है। However, the relation between India China began worsen towards the end of 1950. 1950s खत्म होते होते चाइना और इंडिया का रिलेशन वर्स होते गए। वन इंपॉर्टेंट रीजन था अक्साई चीन जो लद्दाख में है, उसके बॉर्डर को लेकर कुछ सवाल थे जो उससे कुछ रिलेशन खराब हुए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी विच इज़ नाउ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडियन यूनियन, a war on the border in 1962 resulted in India's defeat. बॉर्डर पे एक वॉर हुई थी इन द ईयर ऑफ 1960 जिसमें इंडिया हारा, चाइना जीता। इन सारी वजहों से कुछ डिस्प्यूट्स रहता है हमारा चाइना के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो कट ऑफ आफ्टर दैट। इस वॉर के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस टोटली कट ऑफ थे हमारे चाइना के साथ। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि हमारा ओपिनियन डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू द स्टेटस ऑफ तिब्बत। ठीक है, चाइना उसको रूल करना चाहता है, उस अपनी सॉवरेनिटी उस कंट्री पे देना चाहता है, लेकिन इंडिया का ओपिनियन कुछ और है। तो चाइना हैज बीन क्रिटिकल ऑफ द इंडियन डिसीजन गिवन टू द पॉलिटिकल असाइलम टू द दलाई लामा। दलाई लामा जो कि तिब्बत के रहने वाले हैं, जब वहाँ पे क्राइसिस हुआ, जब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई कि वहाँ नहीं रह सकते थे लोग, वहाँ से भाग रहे थे, निकल रहे थे, तो दलाई लामा को हमने यहाँ पे होम दिया। यानी दिल्ली में आपको मालूम छोटा सा तिब्बत है, दिल्ली में एक एरिया है जहाँ हम उसे तिब्बत कहते हैं, मिनी तिब्बत के नाम से वो जाना जाता है। तो इंडिया ने उन लोगों को वेलकम किया, उन लोगों को सिक्योरिटी दी और यहाँ पे रहने की पूरा पूरा अधिकार दिया। वजह से भी इंडिया चाइना के रिलेशन काफ़ी खराब है। इंडिया एंड चाइना रिज्यूम द फुल स्केल डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1976। 1962 में कट ऑफ हुआ, 1976 में रिज्यूम हुआ। ठीक है, फिर से उन्होंने कहा कि चलो दोस्ती करते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखना ही रहना चाहिए। इंडिया मेड अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव रिलेशन विद चाइना अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरारजी देसाई। जब प्राइम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी थे, तो इन दोनों के टाइम में इंडिया ने काफी स्ट्राइव किया कि रिलेशन इंप्रूव हो हमारे चाइना के साथ, लेकिन ये दोनों कंट्री ने द टू कंट्रीज एस्टैब्लिश जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स टू डिस्कस द लॉन्ग डिस्प्यूटेड बॉर्डर एंड मेड द एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस पीस ट्रैंक्विलिटी एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लैंड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस पे काफी डिस्कशन हुआ, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहा और LAC बनाई गई। रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 21st सेंचुरी आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अभी की हम बात करें तो कुछ हम करें तो इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ऑन दी वन हैंड द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड एंड द कंट्रीज क्रिएटेड टेंशन। ऑन अदर हैंड टू हैव ओपन नाथुला इन सिक्किम फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो नाथुला इन सिक्किम एक बॉर्डर है जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ओपन कर दी गई है, तो इस वजह से भी रिलेशनशिप हमारे खराब है। ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ये है स्टूडेंट नाथुला, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस और डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं। ट्रेड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैव ग्रोन इन द लास्ट 2 decades and China is today among the 3 largest trading partner of India. India continue to have appreciation and legitimate claims against China ambitious Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन वाले पार्ट में कि क्या है ये इनिशिएटिव, आई होप आप सबको वो याद होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है देन डू कमेंट डाउन बिलो। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से इंडिया ने काफ़ी क्लेम्स करे हैं चाइना पे, काफ़ी एम्बिशियस क्लेम है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके। हाउएवर चाइना एंड इंडिया पार्टनर विद ईच अदर इन मल्टीलैटरल फोरा सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इशू ऑन क्लाइमेट चेंज। चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके काफ़ी क्लेम्स हैं, एम्बिशियस क्लेम है चाइना के, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लेका हमेशा से अगेंस्ट रहा है इस क्लेम्स को लेके, उन्हें नहीं लगता है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं। हाउएवर जो चाइना और मल्टीलैटरल फोरा, इंडिया और चाइना मल्टीलैटरल फोरा के पार्ट हैं, जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, तो इस वजह से इनके कुछ रिलेशन मेंटेनेंस रहते हैं। अदरवाइज ये सारी पीछे की चीज़ें अगर हम देखें, बॉर्डर इशूज़ और ये ट्रेड इशूज़ या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्लेम्स, तो इससे रिलेशन खराब रहते हैं। तो एक सी सॉ है यहाँ पे, चाइनीज सपोर्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में काफ़ी सपोर्ट है चाइनीज़ का, इस वजह से भी कुछ रीजंस क्रिएट होते हैं हम दोनों के डिस्प्यूट्स के। होप स्टूडेंट आपको इंडिया रिलेशन विद USA, विद USSR एंड चाइना कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गए हों अब तक। अब हम पढ़ते हैं इंडिया एंड इमर्जिंग पावर। चाइना एंड इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इंपॉर्टेंट पावर शेपिंग इंटरनेशनल अफेयर इन द वर्ल्ड टुडे। चाइना इंडिया की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है पॉपुलेशन में। हम दोनों हमारा काफी इंटरनेशनल अफेयर में प्रेजेंस रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बिसाइड्स द being the largest economy in the world. In terms of technological advancement, India has achieved significant progress. ठीक है, इंडिया ने टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस अचीव की है, वेदर इट्स कम इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें हमारी पोजीशन डिटरमाइन करती हैं। दिस पोजीशन ऑफ इंडिया हैज अर्नड इटसेल्फ प्लेस इन G20 फोरम।
ग्लोबल 20 फोरम में हमारा प्रेजेंस है, द ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया वाज वन ऑफ द 4 इकोनॉमीज, ब्रिक्स में हमारा पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ब्रिक था वो पहले, उसके बाद ब्रिक्स हुआ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका उसमें 2010 में ज्वाइन हुआ। तो इसमें भी हम हैं, तो इससे हम देख सकते हैं कि इंडिया का क्या प्रोग्रेस है। एंड in late 1990s, then the Russian foreign prime minister Yevgeny Primakov mooted the idea of a trilateral summit of Russia, China, India, which was a major recognition of India's status as a major regional power. तो इन सारी चीज़ों से हम ये मेजर कर सकते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, यानी एक इमर्जिंग पावर बन रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंडिया एक इंपॉर्टेंट होल्ड करता है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस रिसर्च। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इंडिया की डेमोक्रेसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए G20 में हम आते हैं, ठीक है। हम मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीलैटरल फोरा के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसलिए इंडिया को हम एक इमर्जिंग पावर कहते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया एक पावरफुल स्टेट बन जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको मेजर पावर समझ में आए हो, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एंड इंडिया एज अ इमर्जिंग पावर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेबरहुड फ्रॉम आर पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 6। नेबरहुड के बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में, उसके साथ क्या फॉरेन रिलेशंस हैं। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन। एंड विद दैट हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो विद दिस हमारा पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड टेक केयर टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।